5 फरवरी 2021 एक शांत और सुहाना दिन। आप इमेजिन करिए, सोचिए कि उत्तराखंड और हिमाचल जैसे जगहों की खूबसूरत वादियां हों, लोग अपने सुबह सुबह काम पर जा रहे हों और अचानक से एक ग्लेशियर फट जाए और उसका पानी इतनी तेजी से आए कि अपने साथ बर्फ, पत्थर और तेज बहाव के साथ पानी आए और अपने साथ गांव, घर, यहाँ तक कि हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी बहाते हुए लेके चली जाए और इस तरह की तबाही हो कि उसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाए। कितना ही कैटास्ट्रोफिक इवेंट रहा होगा ये। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्लोफ की। ये होता है ग्लोफ का इंसिडेंट। आप देख रहे हैं कविश IAS का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और मेरा नाम है चंदन तिवारी और आज हम बात करेंगे ग्लोफ के बारे में। ग्लोफ क्या होता है? ग्लोफ एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि कहलाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और ये फेनोमेना हाल ही के दिनों में बढ़ती ही जा रही है और पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि इस तरह की चीजें भारत में बढ़ती हुई जा रही हैं। जैसे ग्लोफ का इंसिडेंट हुआ था सबसे पहले नेपाल में 1985 में। इसके पहले भी इंसिडेंट हुए हैं लेकिन ये एक वेल नोन डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। उस वक्त नेपाल में हुआ था बट इसका प्रभाव भारत तक भी रहा था। सिमिलरली चमोली, ऋषिगंगा और धौलीगंगा में जो पानी का बढ़ गया और पानी बढ़ने की वजह से झील के अंदर झील फट गया और 200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। सिमिलरली देखिए 2013 में केदारनाथ का फ्लड, जो केदारनाथ मूवी आई थी आप लोगों ने देखा ही होगा, जानते ही होंगे उस मूवी में कितने अच्छे से सुशांत सिंह राजपूत और उनका कैरेक्टर और सारी चीजों को दिखाया गया था, दर्शाया गया था कि उसके क्या क्या सोशल इंपैक्ट्स रहे थे। बहुत ही डेवस्टेटिंग, बहुत ही कैटास्ट्रोफिक वो घटना थी। इसके साथ अभी 2023 में सिक्किम में लोनाक लेक था, लोनाक लेक, उसके अंदर ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट हो गया और वहां पर भी कई लोगों की जानें गई और इसी से मिलती जुलती घटना है जो अभी हाल ही में हुई है। वो अभी हुई है अभी यहां पर 9 अगस्त को हुई इस घटना में 9 अगस्त 2025 को हुआ है ये घटना। उत्तराखंड में ग्लेशिएटेड लेक्स आउटबर्स्ट फिर से हो चुके हैं, इवन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। तो क्या है इनके पीछे का कारण और क्यों बनते हैं ये ग्लेशिएटेड लेक्स और एक कैसे इतना कैटास्ट्रोफिक इवेंट बन जाता है और क्या इसके हम लोग मिटिगेशन मेजर्स ले कि इसको कैसे रोका जाए। तो आइए वन बाय वन करके इसको एड्रेस करते हैं और इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए कैसे बनते हैं। तो देखिए पहाड़ जो है हमारे, आपको पता है जितने भी हिमालयी रीजन्स हैं इंडिया में, आपको पता ही है कि हमारा जो इंडिया है एक कितना खूबसूरत देश है कि यहाँ पर आपको पहाड़ भी मिलेगा, यहाँ पर आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, है ना, यहाँ पे वादियां भी हैं, जंगल भी है, प्लेन एरिया भी है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया, ये है हमारा हिमालय का एरिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों पर मिलेगा आपको ग्लेशियर। और ग्लेशियर्स क्या है कि ये जो ग्लेशियर्स आप देख रहे हैं ये मेल्ट हो रहे हैं। क्यों मेल्ट हो रहे हैं? ग्लोबल राइज ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट होते हैं और प्रेशर्स की वजह से भी, नेचुरली तो प्रेशर्स की वजह से भी मेल्ट होते हैं बट अभी तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। तो वो पानी जो पानी बन जा रहा है बर्फ की वजह से, वो धीरे धीरे पिघलते हुए यहाँ इन ग्लेशियर्स में आता है और ग्लेशियर्स में वो धीरे धीरे पानी रिसते हुए जाता है लो लाइंग एरिया की तरफ और लो लाइंग एरिया में जाकर के वो पानी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होता है, वो इकट्ठा होता रहता है, स्टोर होता रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मोरैन। मोरैन क्या करता है? बाउंड्री का काम करता है। जो मोरेन होते हैं बेसिकली ये क्या है? ये सेडिमेंट्स हैं। जब ग्लेशियर चलता है अपने साथ जमीन को खुरेदते हुए चलता है और साथ में बहुत सारा सेडिमेंट्स को लेते हुए चलता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल मोरैन। मोरैन बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, टर्मिनल, मीडियल, उसकी बात चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इस तरह का एक मोरैन बन जाता है। अब ये जो मोरैन है ना, यहीं पर सबसे बड़ी चीज छुपी हुई है क्योंकि ये मोरैन ज्यादा मजबूत नहीं होता है और ये जो पानी यहाँ से जो रिस्क करके इसके अंदर आ रहा है, आते आते इसके अंदर स्टोरेज होता रहता है। ऐसा मान के चलिए कि ये एक तरह का टैंक है जहां पे पानी स्टोर हो रहा है लेकिन इसकी दीवारें बहुत कमजोर हैं। इस तरह की चीजें होती हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, इसका सबसे बड़ा कारण है होने का, जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्लाइमेट चेंज।
यानी जैसे जैसे हमारी धरती और गर्म होती चली जाएगी, आप देखेंगे कि ये इस तरह की घटनाएं और बढ़ती चली जाएंगी और इंटेंसिफाइड होते चले जाएंगे और बहुत ही ज्यादा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होती चली जाएंगी, जिसमें लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों चीजें होंगी। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट लेक हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं? और देखिए, ये ग्लेशियर का फटना कैसे हो सकता है? कोई ऐसा लेक है और इसके अंदर एवलांच हो जाए। एवलांच मतलब बड़े बड़े पत्थर आकर के गिर जाए इसके अंदर। अब बड़े बड़े पत्थर इसके अंदर आके गिरेंगे तो इसका पानी छलकेगा, है ना? या फिर हो सकता है इस एम्बैंकमेंट को तोड़ दे। अब वो तोड़ेगा तो उसकी वजह से फिर आएगा, फ्लड आएगा, ठीक ना? तो अब ये फ्लड किसकी वजह से आ सकते हैं? एवलांचेस की वजह से आ सकते हैं। एवलांचेस की वजह से इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और क्या कारण है जिसकी वजह से ये ग्लेशियर का फटना होता है? तो देखिए, और क्या कारण है? हिमालयी क्षेत्र, जो आपको मालूम है ये पूरा का पूरा हिमालय का जो क्षेत्र है बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट टकरा रही हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ये भूकंपीय क्षेत्र है। अगर आप सोचिए ये जो लेक है जो ऊपर बना हुआ है, इसके ऊपर भूकंप आ गया तो ये ग्लेशियर, जो इस ग्लेशिएटेड लेक के अंदर भूकंप आ गया तो ये जो लेक है वो फट जाएगा और वहां से सारा पानी तेजी से आएगा, साथ में अपने साथ बर्फ और चट्टान और जो उसके साथ जो पत्थर है उन सबको लेते हुए आएगा और गांव घर सबको बहाते हुए लेके चला जाएगा। तो देखिए, एवलांचेस हो गए और इसका एग्जांपल हो गया अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक हो गया तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और सबसे बड़ा कारण है जिसको हम लोग बोलते हैं बादल का फटना, क्लाउड बर्स्ट। अब ये क्लाउड बर्स्ट क्या होता है वो भी जानिए। क्लाउड बर्स्ट होता है कि किसी सीमित जगह पर एक साथ ज्यादा बारिश हो जाए, यानी कि किसी छोटी जगह पे इकट्ठे बहुत ज्यादा बारिश हो गया। अब सोचिए उस लेक में ही हो गया ऐसा, इस तरह की घटनाएं, तो अब क्या होगा? इसकी वजह से इसमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। और ये जो मोरैन जो देख रहे हो, ये तो कोई सीमेंटेड जगह तो है नहीं कि सीमेंट लगाया हुआ है, ये तो वहां पे कंकड़ पत्थर का बना हुआ है। ये तुरंत इजीली ब्रेक कर जाएगा और वहां से सारा पानी बह करके कहां आएगा? घाटियों में आएगा। वही जो हुआ था केदारनाथ मूवी में, ऐसी घाटियों में आएगा और पूरे को पूरे घाटी को बर्बाद कर देगा। तो ये तो इसके रीजंस थे कि क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं, ठीक है। ये इसके रीजन है। अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसका इफेक्ट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। इसकी इफेक्ट ग्लोव के कारण क्या होने वाले हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या लगता है इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे? तो देखिए, अगर मैं इसकी इफेक्ट की बात करूं तो सबसे पहले जो इस तरह की घटनाओं से होता है वो होता है फ्लैश फ्लड। हालांकि फ्लैश फ्लड की घटनाएं तो हमारे देश में अब आम बनती जा रही हैं। जैसे हमारे जो शहर है, कोई भी शहर ले लीजिए, वहां पे भी फ्लैश फ्लड आ रहा है। लेकिन इसकी वजह से भी आता है, ग्लेशिएटेड लेक की वजह से भी फ्लैश फ्लड आता है। फ्लैश फ्लड क्या है? कम समय में तेज बहाव और अचानक से इतना ज्यादा पानी आ जाएगा कि वो अपने साथ बहुत सारा पत्थर ये सबको बहाते हुए लाएगा और घर, मकान, दुकान सब चीज बह जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लैश फ्लड। बहुत ही तीव्र गति का होता है। इसके अलावा और इसका क्या नुकसान होगा और इसका क्या इफेक्ट होगा? जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर प्लांट हैं वो टूट जाएंगे। आपको पता है कि हमारी नदियों पर ही तो बनते हैं बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट। 2021 की घटना जिसके अंदर चमोली, ऋषिगंगा और धौली में जब आउटब्रस्ट हुआ और 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, उस वक्त भी क्या हुआ था? हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा था। इस बार भी जो घटना हुई है उसमें 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचेगा। और क्या क्या होगा इसके अंदर? तो आप देखेंगे लॉस ऑफ लाइफ होगा, ठीक है। यानी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। और इसी के साथ आप देखेंगे एक और सबसे बड़ी घटना होगी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये चीज होगी। और क्या होगा इसके साथ? अगर वो घाटी का पानी अगर इकट्ठा बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया किसी नदी के अंदर, तो नदी का कोर्स ही बदल जाएगा, नदी अपना मार्ग बदल देगी, नदी की मार्ग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ रिवर, ठीक है, चेंज ऑफ कोर्स ऑफ रिवर हो जाएगा, यानी नदी का मार्ग ही बदल जाएगा। इतनी सारी घटनाएं हो सकती हैं। अब नदी का मार्ग बदल गया तो समझिए बहुत सारे रेपरकशंस होंगे, है ना। जिस जगह पे नदी मुड़ के चली जाएगी वहां गांव के गांव बहा दिया, वहां पे नुकसान, वहां का उस नदी के अंदर का इकोलॉजिकल सिस्टम डैमेज,
बहुत सारे अन्य परिवर्तन भी होंगे। तो इसका इफेक्टिव मिटिगेशंस क्या है इसका मेन निवारण। अब देखिए, ये जो आज का जो टॉपिक है, जो आज का जो लेक्चर है, ये यूपीएससी पेपर GS1 GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेजर्स आपको पता होने चाहिए कि क्या वो मेजर्स ले जिसकी वजह से हम लोग इस तरह की इवेंट्स को रोक पाए, इसकी क्योंकि इसकी इंटेंसिटी तो बढ़ेगी आने वाले भविष्य में। तो देखिए, इसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, उन पे एक बार बात कर लेते हैं। पहला जो इसका मेथड है वो है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो है आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग होगा। मॉनिटरिंग कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, और ये मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग का मतलब हुआ सैटेलाइट से इमेजेस लेना, डेटा कलेक्ट करना। इसमें हमारे जो इसरो के सैटेलाइट्स हैं उनसे हम लोग एक पूरा का पूरा मैप तैयार करेंगे, और उस मैप से हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पर कौन कौन से लेक में कितना कितना ज्यादा पानी इकट्ठा है, उनके खतरों को पहले से ही जान लेंगे। यानी ये मॉनिटरिंग जो है ये काम करेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम का। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करेगा ये। ठीक है, और इसके अलावा क्या हम लोग स्टेप उठा सकते हैं मॉनिटरिंग के अलावा? मॉनिटरिंग के अलावा हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सायरन बेस्ड सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सायरन बेस्ड सिस्टम, ये सायरन बेस्ड सिस्टम क्या है कि लोगों को हम लोग पहले से ही सचेत कर दें अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि मैंने बताया लोगों को पता ही नहीं चलता है, लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, एक नॉर्मल डे रहता है, कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब एग्जैक्टली एक लेक आउटबर्स्ट कर जाए। तो अगर हमारे पास एक तरह का सायरन सिस्टम हो जिससे हम लोग कुछ देर पहले भी बता सके तो लोगों की जान बच सकती है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सायरन बेस्ड सिस्टम के बाद हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं आपका पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ EIA। ठीक है, EIA क्या होता है? ये बहुत जरूरी बात है, यूपीएससी का फेवरेट चीज है EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। यानी कोई भी प्रोजेक्ट अगर जो उस घाटी में, उस वैली में बन रहा है, उसे असेस किया जाए। आज के समय में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कोई भी हो, चाहे डलहौजी हो, चाहे मनाली हो, सब के सब जो रीजन है उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट का प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये घटनाएं और ज्यादा, घटनाओं की इंटेंसिटी में और इम्प्रूव वो कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसको तेजी से अग्रेसिव रूप से बढ़ा रहा है। तो उसका असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो असेसमेंट्स नहीं हुए तो फिर क्या हो सकता है, इस तरह की इवेंट्स और भी होंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? NDRF और SDRF। अब ये NDRF और SDRF क्या होती हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तैनाती हो उन जगहों पर, जिन जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा विलेज लेवल पर एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, विलेज लेवल पर अवेयरनेस होना चाहिए कि लोग जाने की क्या घटनाएं हैं, ये क्यों होते हैं, क्या है, वहां तक का उनके पास अवेयरनेस होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? इसके अलावा और होना चाहिए इंश्योरेंस एंड कॉम्पनसेशन। ये क्या होता है? अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो आपको पता है इंश्योरेंस एंड कॉम्पनसेशन ये क्या होता है। देखिए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, कोई भी, चाहे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, वोल्केनो, कुछ भी हो, सबसे पहले कौन टारगेट होगा? गरीब आदमी, आम आदमी, जिसके पास पैसे की कमी है, जो उसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जद्दोजहद है, उसको नुकसान होता है। तो सरकार को चाहिए कि वैसे कोई स्कीम लाए जिससे उनकी मदद की जा सके आर्थिक रूप से, और उनको दोबारा से रिहैबिलिटेट, क्योंकि घर बर्बाद हो जाएंगे, उनके घर नष्ट हो जाएंगे, तो दोबारा से उनको रिहैबिलिटेट कर पाए, इस तरह के स्टेप्स हम लोग को उठाने चाहिए। तो ये लेक्चर था पूरा का पूरा ग्लॉफ के बारे में, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में कि क्या होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और इसके लिए हम लोग मिटिगेशंस मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।